सो होपफुली सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और ऑल राइट, दिख रहा है सबको? चलिए, लास्ट क्लास में वी वर डिस्कसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्यों जरूरी था कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को समझना? बिकॉज व्हेन वी वर डिस्कसिंग द टाइप्स ऑफ गुड्स ना, सो फाइनल गुड्स कितने टाइप की थी बेटा? दो टाइप की होती थी फाइनल गुड्स। कौन कौन सी थी फाइनल गुड्स दो टाइप की? एक तो थी बेटा कैपिटल गुड्स और एक थी कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स वर परचेज्ड बाय द हाउस होल्ड, एनजीओज और चैरिटेबल ट्रस्ट। एंड जो कैपिटल गुड्स थी, दोज वर द हाई वैल्यू गुड्स जो कि प्रोड्यूसर खरीदता है। ठीक है, अब हम लोगों को अब तक यही पता है कि सर इन्वेस्टमेंट यानी प्रोड्यूसर जिन हाई वैल्यू गुड्स को खरीदता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? कैपिटल गुड्स। और वो जनरली प्रोड्यूसर का क्या होता है? इन्वेस्टमेंट होता है। सो दोज हाई वैल्यू गुड्स विच आर परचेज्ड बाय द प्रोड्यूसर, ठीक है ना, आर नोन एज हिज इन्वेस्टमेंट। और किस तरह का इन्वेस्टमेंट ट्रीट कहलाता है वो? दैट इज बेसिकली नोन एज द फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। बट एक्चुअली जो प्रोड्यूसर का इन्वेस्टमेंट है वो दो टाइप का होता है, ठीक है ना। अगर वो फिक्स एसेट्स के ऊपर है देन इट इज कॉल्ड एज फिक्स इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर वो इन्वेंट्री के ऊपर है, यानी प्रोड्यूसर ने किसी चीज को इंटरमीडिएट गुड्स की तरह खरीदा बट ड्यूरिंग द ईयर, उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में वो उसको इंटरमीडिएट गुड्स से प्रोसेस नहीं कर पाया, यानी वो गुड्स खरीदी तो इंटरमीडिएट सोच के गई थी बट अभी भी वो उसके फर्म में या फैक्ट्री में है, चाहे वो किसी भी फॉर्मेट में हो। वो हो सकता है रॉ मटेरियल फॉर्मेट में है, वो हो सकता है सेमी फिनिश गुड्स फॉर्मेट में है, या वो हो सकता है फिनिश गुड्स के फॉर्मेट में है। तो ये गुड्स तीनों ही फॉर्मेट में हो सकती है। सो सच टाइप ऑफ गुड्स विल बी कॉल्ड एज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ऑफ अ फर्म। क्या कहोगे इसको? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ऑफ अ फर्म। सो अगर डिस्कशन करें इन्वेस्टमेंट होता क्या है, so investment is actually expenditure by the producers on what? On the purchase of, on the purchase of plant and machinery, on the purchase of factory building, on the purchase of vehicles and on the purchase of inventory, है ना। इन्वेंट्री अगेन बता रहा हूं, देखो सुनना क्या है। इन्वेंट्री वो आइटम्स है which were purchased as intermediate goods for the purpose of resale or for the purpose of raw material and to be used in the same year। यानी मैं एक प्रोड्यूसर हूं, मैंने 31 मार्च से पहले पहले जो भी आइटम खरीदा उसको रीसेल करने के लिए या फिर उसको रॉ मटेरियल की तरह यूज करने के लिए ये सोच के रखा था कि 31 मार्च तक मैं उसको रीसेल कर दूंगा या फिर रॉ मटेरियल की तरह यूज कर दूंगा। बट हमेशा मन मांगी मुराद पूरी हो जाए ऐसा जरूरी तो नहीं है, ठीक है। जब मन मांगी मुराद हमेशा पूरी नहीं होती तो अब सिचुएशन क्या है? 31 मार्च को वो जो बेसिकली इंटरमीडिएट गुड्स था जिसको मैंने रीसेल या रॉ मटेरियल के लिए खरीदा था, वो गुड्स किसी भी शेप में अगर मेरे पास है, वो हो सकता है एज इट इज शेप में हो सकता है उसमें मैंने थोड़ा बहुत वैल्यू ऐड कर दिया हो। जैसे कि कॉबलर है, अगर उसने लेट से कि लेदर परचेज किया, रबर परचेज किया, रबर शीट्स परचेज करी, लेकिन उस लेदर को और रबर शीट को कंप्लीटली प्रोसेस नहीं कर पाया, शूज बना के मार्केट में बेच नहीं पाया, ठीक है। बट उसने लेदर की कटिंग कर ली थी, उसका अपर सोल क्रिएट कर लिया था, नीचे का सोल क्रिएट कर लिया था, उसने उसको फॉर्म पे चढ़ा दिया था, लेकिन अभी पेस्टिंग नहीं हो पाई, उसकी फिनिशिंग नहीं हो पाई, तो इसको बोलते हैं हम लोग सेमी फिनिश गुड्स। मान लो शूज बना के रख दिया, जो भी रॉ मटेरियल एक्वायर किया उससे शूज बना के रख दिया, बट वो शूज को मार्केट में बेच नहीं पाया, क्योंकि जिस समय वो मार्केट में सेल करेगा ना, उस समय वो सेल फाइनल सेल कहलाएगी। लेकिन जब तक उसके पास है तब तक वो क्या है? उसके लिए एक तरीके से इन्वेस्टमेंट है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो समझना इन्वेस्टमेंट ये बेसिकली यहां पे तीन तरह का और होता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। यानी सबसे पहला तो हो गया रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री, फिर हो गई सेमी फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री, फिर हो गई फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री। रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री का मतलब है जैसे मैंने लेदर एक्वायर किया, जैसे मैंने मान लो बेसिकली रबर शीट एक्वायर करी, या एक शुगर केन जूस मैन्युफैक्चरर ने बेसिकली या शुगर मैन्युफैक्चरर ने शुगर केन एक्वायर किया, दीज आर द रॉ मटेरियल। इसको जब वो लोग प्रोसेस करते हैं, है ना, और जब तक ये फाइनल गुड्स में नहीं पहुंचता, इन बिटवीन स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं? सेमी फिनिश गुड्स बोलते हैं। यानी किसी भी रॉ मटेरियल को सेमी फिनिश्ड या फिनिश्ड में कन्वर्ट करने के लिए उसको लैंड, लेबर और कैपिटल एंटरप्रेन्योर की एफर्ट जो है वो लगाने पड़ेंगे। आप सबको पता है प्रोडक्शन किसे कहते हैं? प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन, और वैल्यू एडिशन के लिए कितने लोग लगते हैं? 4, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। आई क्या बात समझ में? एक कॉबलर अगर लेदर खरीद रहा है, बेसिकली रबर शीट खरीद रहा है, तो एक जगह पे बैठ के वो उसकी कटिंग करेगा,
किसी लेबर को बुलाएगा कटिंग करने के लिए, कुछ कैपिटल इक्विपमेंट्स वगैरह लगाएगा जिसके ऊपर उसको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, और ये सारी रिस्क ले रहा है कि मैं लेदर को कट करूं, रबर शीट को कट करूं, उन दोनों को एक शेप दूं, फिर शूज बनाऊं और मार्केट में बेचूं, तो ही इज टेकिंग रिस्क, तो वो भी क्या करेगा, प्रॉफिट लेगा। आई बात समझ में? तो रॉ मटेरियल को सेमी फिनिश्ड या फिनिश्ड में कन्वर्ट करने तक कुछ उसके भी एफर्ट्स का वैल्यू है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। जितने रुपए का लेदर और रबर शीट खरीदा, क्या उतने ही रुपए का सेमी फिनिश्ड गुड्स होगा? क्या उतने ही रुपए का फाइनल गुड्स होगा? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो। उसकी वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। उसकी वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। आई क्या बात समझ में? किसी स्कूल यूनिफॉर्म मैन्युफैक्चरर ने कपड़ा खरीदा, क्या खरीदा, कपड़ा खरीदा, उसको पता है यार 1 अप्रैल से स्कूल खुलने वाली है, तो उसने 20-22 मार्च के आसपास तक क्लॉथ खरीद लिया। ये क्लॉथ उसके लिए क्या है, रॉ मटेरियल है। ये क्लॉथ उसके लिए क्या है, रॉ मटेरियल है। उसने अपने टेलरिंग यूनिट के अंदर मास्टर जी को बोला, मास्टर जी कटिंग कर डालो। मास्टर जी ने कटिंग कर दी। अच्छा, अब ऐसा तो होता नहीं कि एक पीस कट किया, एक पीस स्टिच किया और एक पीस बिका, ऐसे तो करते नहीं ये लोग। ये लोग अगर आप क्या करेंगे, बछराज वाले के पास जाओगे तो ये क्या करता है, इसके पास तो स्टॉक रेडी होता है ना, आप जिस स्कूल का यूनिफॉर्म मांगोगे, जिस साइज का मांगोगे, ऑलरेडी रेडीमेड रखता है। लेकिन किसी टेलर के पास जाते तो वो क्या करता है, वो आपके नाप से स्टिच करके देगा। बट बछराज का काम कैसा है, बछराज को अगर 1 अप्रैल से स्कूल खुलने वाली, तो पेरेंट 25 मार्च से आना शुरू हो जाएंगे, 20 मार्च से आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे बहुत टाइम पहले इसने क्या किया होगा, क्लॉथ खरीदा होगा। लेकिन जितना क्लॉथ खरीदा 31 मार्च तक की अपन नेशनल इनकम में कैलकुलेट करते हैं, तो 31 मार्च तक क्या सब कुछ प्रोसेस कर दिया होगा इसने? नहीं ना। बछराज वाले ने क्लॉथ खरीदा, कुछ चीजें कटिंग होके गोडाउन में पड़ी होगी, कुछ चीजें फिनिश गुड्स बनके शॉप्स तक पहुंच चुका होगा, और कुछ जो ये आइटम है वो लोगों तक पहुंच गया होगा। तो जो लोगों तक पहुंच गया वो तो क्या है, फिनिश गुड्स है, तो वो तो नेशनल इनकम में ऐड हो जाएगा। लेकिन जो लोगों तक नहीं पहुंचा वो किसके पास में है, प्रोड्यूसर के पास में, रॉ मटेरियल फॉर्मेट में, सेमी फिनिश गुड्स फॉर्मेट में और फिनिश गुड्स फॉर्मेट में। लेकिन ये बात है, जो क्लॉथ की प्राइस होगी वो कटिंग वाले गुड्स की प्राइस तो नहीं होगी। कटिंग वाले गुड्स की प्राइस या हाफ स्टिच शर्ट है उसकी प्राइस इस रॉ मटेरियल से क्या है, ज्यादा है। जो कंप्लीटली फिनिश होके पैक हो गया दुकान में पड़ा है उसकी प्राइस इन दोनों से और क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो इन सब में प्रोड्यूसर का क्या लगा, पैसा लगा। तो प्रोड्यूसर ने जब पैसा लगाया, यानी किसी ना किसी को प्रोड्यूसर ने क्या किया, पैसा दिया। एक पर्सन का खर्चा दूसरे पर्सन की क्या बनती है, इनकम बनती है। एक पर्सन का एक्सपेंडिचर दूसरे पर्सन की क्या बनती है, इनकम बनती है। मतलब प्रोड्यूसर कह रहा है मैंने खर्च कर दिया, तो आपके हाथ में क्या हो गई, इनकम रिसीव हो गई ना। तो तीनों ही मेथड से, 3 मेथड कौन से हैं, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। नेशनल इनकम क्या निकलना चाहिए, बराबर निकलना चाहिए। तो जब जिन लोगों के हाथ में इनकम आएगी वो बोलेंगे कि हाँ भैया मेरे को इनकम मिली, तो प्रोड्यूसर को भी तो ये बताना पड़ेगा ना कि मेरे पास सेमी फिनिश रॉ मटेरियल या फिर फिनिश गुड्स का स्टॉक है जिसकी वैल्यू क्या है, ये है। ठीक है, तो ये जो पैसा प्रोड्यूसर लगाता है रॉ मटेरियल पे, सेमी फिनिश गुड्स पे या फिनिश गुड्स पे, अगर वो बिकता नहीं है पूरे साल में, तो उसको आप क्या मान लेते हो, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट मान लेते हो। क्या मानते हो, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट मानते हो। तो आज से अगर कोई आपसे पूछे कि बेटा इन्वेस्टमेंट कितने तरह का होता है, 2 तरह का होता है सर। पहला कौन सा, फिक्स इन्वेस्टमेंट, दूसरा कौन सा, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट सिर्फ किसके लिए कहलाता है, प्रोड्यूसर के लिए। सिर्फ किसके लिए कहलाएगा, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट हम लोग नहीं करते, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट नहीं करती, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कौन करता है, प्रोड्यूसर्स करते हैं। कौन करता है बेटा, प्रोड्यूसर करते हैं। और फिक्स एसेट्स भी कौन खरीद रहा है, प्रोड्यूसर खरीद रहा है। मोटे मोटे लगभग सारे जो कैपिटल एसेट्स हैं वो कौन खरीदता है, प्रोड्यूसर खरीदता है। और मैंने आपको हमेशा बोला कि सिर्फ 2 तरह के खर्चे बेसिकली क्या होंगे, अपार्ट फ्रॉम प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट पाएंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउसेज बाय हाउस होल्ड एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स ब्रिजेस, जिससे नेशन की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़े, पब्लिक गुड्स जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है ना, डैम बना दिया, ठीक है, या फिर ब्रिज बना दिया, या गवर्नमेंट ने कोई कॉमन बिल्डिंग बना दी, दीज आर ट्रीटेड एज गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्या बोलोगे इसको, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्लियर है क्या, आगे बढ़ते हैं। अब देखो जरा, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट एक्चुअली। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। क्या बोल रहे हो, इन्वेस्टमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल एडिशन बोल दो या कैपिटल फॉर्मेशन बोल दो, दोनों ही क्या है, बेसिकली इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चंस कई बार आता है, इन्वेस्टमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डैश, इट इज द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। आपके पास 2 मशीन थी, आपने एक और मशीन खरीदी, क्या हुआ, कैपिटल फॉर्मेशन। आपके पास एक बिल्डिंग बनी हुई थी, आपने उसके ऊपर एक और माला चढ़ा दिया, ये क्या है, कैपिटल फॉर्मेशन। प्रोड्यूसर ने अपनी फैक्ट्री बिल्डिंग को क्या किया, एक्सपांड किया। ठीक है, इट इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीज इन कैपिटल स्टॉक, इट इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीज इन कैपिटल स्टॉक। आपके पास 3 मशीन थी, आपने एक मशीन बेच दी, ये क्या है, डिसइन्वेस्टमेंट। ये क्या है, डिसइन्वेस्टमेंट।
लेकिन आपके पास 3 मशीन थी, आपने एक मशीन और खरीद ली, यानी आपका जो कैपिटल का स्टॉक था 3 मशीन का, उसमें एक मशीन और क्या हो गई, एनहांस हो गई। दिस इज नोन एज व्हाट, कैपिटल फॉर्मेशन और प्रोसेस ऑफ इंक्रीज इन कैपिटल स्टॉक। बोलो क्लियर है क्या? ठीक है, नेक्स्ट बात बोलते हैं, इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर्स ऑन व्हाट, किसके ऊपर खर्चा कर रहा है, ऑन द परचेज, क्रिएशन और एडिशन, परचेज, परचेज, व्हाई इट इज क्रिएटिंग अ ट्रबल, परचेज कर लो, क्रिएशन कर लो या एडिशन कर लो ऑफ व्हाट, कैपिटल स्टॉक ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। क्या कर रहे हो, या तो आप लोग नया खरीद रहे हो या नया क्रिएट कर रहे हो। जैसे बिल्डिंग है, बिल्डिंग खरीदी नहीं जाती ना, आप अगर हमारे यहाँ पे एक क्लासरूम हमको और बनाना है तो हम एक खरीद के यहाँ पे रख सकते हैं क्या? नहीं ना, हमको प्रॉपर्ली कंस्ट्रक्ट कराना पड़ेगा। फर्नीचर, एक फर्नीचर का पीस मार्केट से खरीदा भी जा सकता है, लेकिन अभी हम लोग देखें सेकंड वाले रूम के अंदर हम लोगों ने बेंचेस सारी की सारी क्या करवाई है, कंस्ट्रक्ट करवाई है, ठीक है। या फिर आप बोलो एडिशन ऑफ कैपिटल स्टॉक ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर अगर प्रोड्यूसर किसी कैपिटल स्टॉक के ऊपर खर्चा कर रहे हैं, उसको क्रिएट कर रहे हैं, उसको ऐड कर रहे हैं, उसको एनहांस कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज कैपिटल असेट क्रिएशन, दैट इज इन्वेस्टमेंट। और कौन सा इन्वेस्टमेंट? फिक्स इन्वेस्टमेंट। क्या बोलोगे इसको? फिक्स इन्वेस्टमेंट, बराबर क्या? नेक्स्ट बात करें, इन्वेस्टमेंट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर बाय प्रोड्यूसर्स ऑन, किसके ऊपर खर्चा कर रहा है, जरा देखो फटाफट से। फर्स्ट इज ऑन द फिक्स एसेट्स, किसके ऊपर खर्चा कर रहा है? फर्स्ट इज ऑन द फिक्स एसेट्स। और सेकंड किसके ऊपर खर्चा कर रहा है? इन्वेंट्री ऑफ, किस किस चीज की इन्वेंट्री है? रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री। अरे यार, किसकी इन्वेंट्री है? एक मिनट, रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री, सेमी फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री और फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री। इन 3 तरह की क्या होगी? इन्वेंट्री होगी, ठीक है। तो फर्स्ट इज व्हाट, ऑन फिक्स एसेट्स, एंड सेकंड इज व्हाट, ऑन इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, सेकंड सेमी फिनिश गुड्स एंड फिनिश गुड्स। लिख लो प्लीज इसको, है ना, क्विकली नोट डाउन दिस। ठीक है, नोट्स में आपको कल प्रिंट करवा के दे दूंगा, क्योंकि ताकि आगे के बन जाए, 2-3 दिन का अपना काम खत्म हो जाए। ठीक है, इतना लिख लो एक बार, ताकि घर पे जाके रिवाइज करने के लिए तुम्हारे पास में अवेलेबिलिटी रहे। एमसीक्यूज बनते हैं, इसके ऊपर से ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि इन्वेस्टमेंट क्या है, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इन्वेस्टमेंट। इट इज द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, इट इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीज इन कैपिटल स्टॉक ऑफ प्रोड्यूसर, है ना, इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस भी बनते हैं, ठीक है। कुछ दिनों के अंदर मैं आपको प्रैक्टिस शीट्स वगैरह भी देना शुरू कर दूंगा, ताकि आप लोग घर पे जाके प्रैक्टिस वगैरह करते रहो, ठीक है। लिख लिया, ठीक है। नेक्स्ट चलते देखो, नाउ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट और फिक्स इन्वेस्टमेंट को अगर आप लोगों को डिफरेंशिएट करना है, एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आ गया कि डिफरेंशिएट बिटवीन द फिक्स इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, या प्रोड्यूसर्स का इन्वेस्टमेंट कितना टाइप का होता है, तो आप क्या बोलोगे? प्रोड्यूसर का इन्वेस्टमेंट 2 टाइप का होता है, ठीक है। फर्स्ट वन इज व्हाट, फर्स्ट वन इज फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, है ना। नेक्स्ट वन इज व्हाट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज द फिक्स इन्वेस्टमेंट? एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर्स, किसके ऊपर होगा? ऑन द परचेज, एडिशन या क्रिएशन। देखो, आप खरीद भी सकते हो, आप कंस्ट्रक्ट भी करवा सकते हो, एडिशन भी कर सकते हो। कोई चीज़ लेट से समझो अपने पास कि मान लो एक बेंच है ना, ये पर्टिकुलर क्लासरूम है, इसमें 4 बेंचेस लगी हुई थी, इसमें मैंने 2 नई बेंचेस और लगवाई, ये इस क्लासरूम को एक्सपांड करा दिया, तो ये क्या एडिशन हुआ ना? क्या हुआ? एडिशन हुआ। एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर एक और बिल्डिंग चढ़ा दी, तो ये क्या हुआ? एडिशन हो गया अपना, है ना। आपका बेसिकली कोई पीसी है, जैसे कि एक टेलर है, उस टेलर के पास पहले जो मशीन थी वो पैरों से चलने वाली थी, फिर उसने उसके अंदर क्या लगा दी? मोटर असेंबल करा दी, तो ये क्या है?
नया मशीन खरीदा उसने? नहीं ना, उसने मशीन में क्या किया? एडिशन किया। उसने मशीन में क्या किया? एडिशन किया। उसकी रिपेयर करवा रहा है ना वो, दैट इज नॉट अ फिक्स इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर उसमें कोई चीज एनहांसमेंट कर रहा है जिससे उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? दैट इज कॉल्ड एज फिक्स इन्वेस्टमेंट। ठीक है क्या? तो परचेज कर लो, एडिशन कर लो, या फिर क्रिएशन कर लो, किसका? फिक्स एसेट्स का ऑफ फर्म, इसको आप क्या बोलते हो? फिक्स इन्वेस्टमेंट। वेयर एज इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट क्या होता है? एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर्स, किसके ऊपर? ऑन द परचेज, क्रिएशन और एडिशन ऑफ द स्टॉक ऑफ, यानी जो भी एक्सपेंडिचर कर रहा है कौन? प्रोड्यूसर। किसके ऊपर? परचेज के ऊपर, क्रिएशन के ऊपर या एडिशन के ऊपर? किसका? रॉ मटेरियल का, सेमी फिनिश गुड्स का और फिनिश गुड्स का। अब सोचो एक प्रोड्यूसर को रॉ मटेरियल का स्टॉक रखने की जरूरत क्यों है? एक प्रोड्यूसर को सेमी फिनिश गुड्स का स्टॉक रखने की जरूरत क्यों है? और एक प्रोड्यूसर को फिनिश गुड्स का स्टॉक रखने की जरूरत क्यों है? मैंडेटरी होता है किसी प्रोड्यूसर के लिए ये सारी चीजें रखना? सोच के देखो। एक प्रोड्यूसर को रॉ मटेरियल गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स, इनका स्टॉक रखना जरूरी क्यों है? कंपलसरी होता है या नहीं होता? या वो हमेशा रखता है या नहीं रखता? क्यों रखना होता है बताओ मेरे को, सोच के देखो। क्यों जरूरी है रॉ मटेरियल का स्टॉक मेंटेन करके रखना? आप पास में गए, सर मुझे समोसा खाना है, वो क्या बोलेगा? सर रुको, मैं अभी आटा लगाता हूँ, आलू बॉईल करता हूँ, मसाला बनाता हूँ। ऐसा करता है क्या वो क्या करता है? सर 5 मिनट रुको, फ्राई करके दे रहा हूँ। यानी जो समोसा है उसके पास जो सेमी फिनिश गुड्स के अंदर रेडी पड़ा है, लेकिन हो सकता है 4-5 समोसे उसके पास में तले हुए भी हो। आपने 50 समोसे मांगे तो उसके पास रेडी होंगे, लेकिन अगर आप 500 मांगोगे तो शायद उसको क्या लगे? टाइम लगे। तो 500 समोसे बनाने के लिए वो क्या बोलेगा? सर 2 घंटे लगेंगे। इमीडिएट अपने कारीगरों को बोलेगा कि भैया आप लगाना क्या कर दो या बनाना शुरू कर दो। लेकिन इसके लिए उसके पास में बाकी का जो रॉ मटेरियल है वो तो पड़ा होगा ना, है ना? मैदा पड़ा होगा, आलू पड़ा होगा, मसाले पड़े होंगे सारे के सारे। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है, रॉ मटेरियल का स्टॉक इसलिए मेंटेन किया जाता है, या फिर सेमी फिनिश गुड्स का स्टॉक इसलिए मेंटेन किया जाता है, या फिर फिनिश गुड्स का स्टॉक इसलिए मेंटेन किया जाता है ताकि सडन स्पर्ट इन डिमांड हो ना, अगर क्या हो, सडन स्पर्ट इन डिमांड हो, तो उसको हम लोग मीट कर पाए। एज अ प्रोड्यूसर हर पर्सन चाहता क्या है कि हम लोग अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। मार्केट ने आपको अपॉर्चुनिटी दिया कि ठीक है भैया तुम एक काम करो, है ना, तुम बेसिकली हमको दे दो, एकदम से डिमांड बढ़ गई। ठीक है, जैसे दिवाली के टाइम पे आप लोगों को पता है स्वीट्स की डिमांड एकदम से बढ़ती है, एग्जैजरेटली। ठीक है ना, डिमांड एकदम से बढ़ जाएगी। दिवाली है, रक्षाबंधन है, होली है, तो ये जितने भी स्वीट मैन्युफैक्चरर्स हैं या आसपास जितनी भी स्वीट शॉप है, ये बेसिकली क्या करती है? जितना रूटीन के अंदर बनाती है ना, इससे कई गुना ज्यादा ये क्या करती है? बना के रखती है। जितना रूटीन के अंदर बनाती है उससे कई गुना ज्यादा बना के क्या करती है? ये लोग रखते हैं। लेट से अगर नॉर्मल डेज में तुम इनके पास लेने जाओगे, सर गुलाब जामुन दे दो, इनके पास 8-10 किलो, 15 किलो, 20 किलो होंगे, लेकिन दिवाली होली वाला टाइम पे इनके पास 100 किलो गुलाब जामुन होते हैं, क्योंकि पता है पूरा जोधपुर खाने के लिए आएगा। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है, तो रॉ मटेरियल का स्टॉक, सेमी फिनिश गुड्स का स्टॉक और फिनिश गुड्स का स्टॉक किस लिए रखा जाता है? अगर सडन स्पर्ट इन डिमांड हो और अनइंटरप्टेड सप्लाई करते रहे, इस पॉइंट से बेसिकली हम इन दोनों का स्टॉक क्या करते हैं? मेंटेन करके रखते हैं। क्लियर है क्या? सडन स्पर्ट इन डिमांड आ गई या अनइंटरप्टेड सप्लाई रखनी है आपको। ठीक है भाई, आप वेट करोगे क्या मेरा रॉ मटेरियल एक खत्म हो जाएगा फिर जाके मैं रॉ मटेरियल मंगाऊंगा? नहीं ना, अगले प्रोडक्शन साइकिल के लिए आप रॉ मटेरियल पहले से मंगवा के रखते हो। तो प्रोडक्शन प्रोसेस में इंटरप्शन ना आए इसलिए रॉ मटेरियल का स्टॉक मेंटेन करके रखते हैं। और फिनिश गुड्स का जो स्टॉक है वो सडन स्पर्ट इन डिमांड आ जाए उसके लिए क्या करते हैं? मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, तो जैसे रॉ मटेरियल का स्टॉक देख लो आप लोग, है ना, टू कीप द uninterrupted प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, है ना। ठीक है, अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस के लिए हम रॉ मटेरियल का स्टॉक क्या करते हैं? मेंटेन करके रखते हैं। और फिनिश गुड्स का स्टॉक क्यों मेंटेन करके रखते हो? टू मीट द सडन स्पर्ट इन डिमांड। एकदम से अगर कोई डिमांड में इंक्रीज हो गया, ठीक है ना, टू मीट द सडन स्पर्ट इन डिमांड। स्पर्ट का मतलब होता है एकदम से अगर डिमांड एग्जैजरेटेड हो गई तो बेसिकली आप रखोगे। सेमी फिनिश गुड्स का स्टॉक रखना और नहीं रखना कई बार प्रोड्यूसर के हाथ में होता है। ठीक है, कई बार वो विलफुली भी रखता है, कई बार बेसिकली उसके पास पड़ा हुआ भी रह जाता है, लेकिन रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स का स्टॉक हमेशा उसके पास में क्या रहेगा? अवेलेबल रहेगा। क्या ये बात क्लियर है? टू मीट द सडन स्पर्ट इन डिमांड। स्पर्ट का मतलब होता है एकदम से एक चीज को इंक्रीज होना। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा,
फिक्स इन्वेस्टमेंट को आप लोग और क्या बोलते हो? फिक्स इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। इसको क्या बोलते हो? फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, है ना। और जब अपन इसको एक्सपेंडिचर मेथड में यूज करेंगे ना, इसको अपन बोलेंगे डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। क्या बोलेंगे इसको? डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, क्योंकि ये डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूसर्स ने फिक्स एसेट्स को खरीदा। डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूसर्स ने फिक्स एसेट्स को खरीदा, तो इसे क्या बोलेंगे? डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। इसमें एक वर्ड और जुड़ेगा, ग्रॉस एंड नेट। क्यों? क्योंकि जो फिक्स एसेट्स होती है दे आर सब्जेक्ट टू गेट डेप्रिशिएटेड। अगर डेप्रिशिएशन एडेड है तो ये हो जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। डेप्रिशिएशन हटा दिया देन इट विल बी कॉल्ड एज नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्लियर है क्या? ठीक है, क्लियर। सो रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड्स या फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री को मेंटेन करना ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज व्हाट? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। बोलो क्लियर है क्या? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सर इंपॉर्टेंस क्या है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की, ये सोचें जरा, है ना। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट? ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फिक्स इन्वेस्टमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है? वही बातें जो मैंने ऑलरेडी आपको ऊपर पढ़ा दी। फिक्स इन्वेस्टमेंट प्रोड्यूसर क्यों करता है ना। हम लोगों ने एक्सपेंशन किया, एक क्लासरूम और बनाया। क्यों किया? बिकॉज वी वांट कि हम लोग और ज्यादा स्टूडेंट्स को बेसिकली क्या कर पाए? डील कर पाए। ज्यादा स्टूडेंट्स अगर होंगे तो नो डाउट जो हमारा रेवेन्यू है वो बेसिकली क्या होगा? इंक्रीज होगा। रेवेन्यू बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। एंड एवरी सेलर ट्राइज हार्ड टू डू दैट। हर पर्सन यही तो अचीव करने की कोशिश करता है। जिस किसी भी पर्सन के पास कोई बिजनेस है ना, वो बेसिकली हमेशा क्या करेगा? अपने बिजनेस को ग्रो करने की कोशिश करेगा। लेकिन बिजनेस बिना फिक्स इन्वेस्टमेंट के ग्रो हो ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं होती है। आइए बात समझ में। कंस्ट्रक्शन कंपनी है, अगर उसको बड़ा प्रोजेक्ट मिला तो उसको ज्यादा ट्रक्स, ज्यादा जेसीबी, ज्यादा क्रेन्स, ये सारी चीजें चाहिएगी। अब या तो वो कहीं से बाहर से आउटसोर्स करे हमेशा, या वो अपने पास ही क्या कर ले? काम कर ले। आउटसोर्स करना है मतलब अगले पर्सन की मर्जी से चीजें चलेगी, और अगर मेरे खुद के पास में है चीजें तो हम अपने हिसाब से चीजें क्या कर पाएंगे? चला पाएंगे। ठीक है, तो देखना फिक्स इन्वेस्टमेंट ह्यूमन बीइंग क्यों करता है या फिर प्रोड्यूसर्स क्यों करते हैं। इन्वेस्टमेंट फिक्स एसेट्स के अंदर क्या होता है? जब बढ़ता है तो प्रोड्यूसर की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है फर्म की, वो भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। जब किसी फर्म की प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या होती है बेटा? इंक्रीज होती है, तो प्रोडक्शन का स्केल क्या होता है? बढ़ता है। आप लोगों ने क्लास 11th में प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा होगा। प्रोडक्शन फंक्शन में दो तरीके के फंक्शन थे, एक तो शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन और एक लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन में जो रिटर्न्स आते थे उसको हम लोग बोलते थे रिटर्न्स टू अ फैक्टर, और लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन में हम सारे ही फैक्टर्स को क्या कर सकते थे? चेंज कर सकते थे। मशीन को भी चेंज कर लिया, लेबर को भी चेंज कर लिया, लैंड को भी एक्सपांड कर दिया, तो उसे हम लोग क्या बोलते थे? रिटर्न्स टू स्केल। यानी जिस समय आप मशीनरी को भी एक्सपांड कर सकते हो, अपने फिक्स एसेट्स को भी क्या कर सकते हो? एक्सपांड कर सकते हो। इट इज नोन एज इंक्रीज इन स्केल। इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इंक्रीज इन स्केल बोलते हैं। ठीक है, तो स्केल ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? बढ़ता है जिस समय आप फिक्स एसेट का अक्यूमुलेशन करना क्या कर देते हो? स्टार्ट कर देते हो। एक फर्म के पास 10 मशीनें थी, उसने कहा 20 कर देता हूं, है ना। एक गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग फर्म थी, उसके पास में एक कटिंग मशीन थी और 10 स्टिचिंग मशीन थी, यानी 11 लोगों की उसके पास टीम थी। एक कटिंग मास्टर और 10 क्या हो गए? स्टिचिंग मास्टर। ठीक है, क्लियर। अब उसको लगा कि मेरे को मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी को डबल करना है, तो वो क्या कर सकता है? पहले तो डबल शिफ्ट पे जाने की कोशिश करेगा कि भैया अपन 8 घंटे काम कर रहे हैं, 8 घंटे दूसरे लोग काम करने के लिए आ जाओ। 3 शिफ्ट पे जाने की कोशिश करेगा कि भैया 8 24 आवर्स होते हैं, वो 24 आवर्स काम करने की कोशिश करेगा। लेकिन अभी भी अगर उसको प्रोडक्शन बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? उसको नई मशीनरीज लेके आनी पड़ेगी। तो अब उसको कटिंग मशीन एक और लेके आनी पड़ी, 10 मशीनें उसको और लगानी पड़ी, उसको एक फैक्ट्री क्या करनी पड़ी? और लगानी पड़ी। इससे उसका स्केल ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा? बढ़ेगा। इससे उसका स्केल ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा? बढ़ेगा। जब स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बनाएगा। जब ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बनाएगा तो इकोनॉमी के अंदर ये क्या करेगा? कंट्रीब्यूट करेगा, और नेशन का जो जीडीपी है वो क्या होगा? बढ़ेगा, और लोगों की इनकम भी क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है, तो जब स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है इट इज अ गुड साइन ऑफ ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ अ नेशन। इज इट क्लियर क्या? इज इट क्लियर क्या? आगे बढ़ते हैं। फिर हम बात करते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री क्यों मेंटेन करते हैं और फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री क्यों मेंटेन करते हैं। रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री क्यों मेंटेन कर रहे हैं? फॉर अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ इनपुट्स। हमको फिनिश गुड्स बनाने के लिए इनपुट्स कंटिन्यूसली आते रहें, इसलिए एक खत्म हुआ घर पे दूसरा रखा। फॉर एग्जाम्पल, घर पे आपके गेस्ट आते हैं तो गेस्ट के सामने मम्मी बोलती है कि पापा को जाओ बाहर से बिस्किट लेके आओ, या फिर है ना बाहर से दूध लेके आओ चाय बनाने। गेस्ट क्या बोलेगा? थैंक यू सर, चाय नहीं पीनी, है ना। हम लोग क्या करते हैं? बेसिकली हम लोग हमेशा एक मिनिमम स्टॉक मेंटेन करके रखते हैं, और हो सकता है यहाँ से घर पे जाने के बाद भूख लग रही हो तो हम लोग ऐसी मंचिंग करने के लिए कुछ भी उठा के खा लेते हैं। मम्मी क्या बोलती है? अरे कुछ तो रहने दो मेहमानों के लिए, बोलती है ना। सबके घरों में एक सिस्टम बना होता है, यानी उसको बोलते हैं हम लोग बफर स्टॉक। क्या बोलते हैं उसको?
दैट इज कॉल्ड एज बफर स्टॉक। तो एक मिनिमम इन्वेंट्री मम्मी भी क्या करती है, मेंटेन करके चलती है। मेरे घर पे भी ये सिचुएशन है, घर पे है ना, जब ऑयल का डब्बा आधा खत्म हो जाता है ना, तब से मेरे को रोज नॉकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, ऑयल खत्म हो गया है। अरे मैंने कहा पड़ा तो है कि नहीं, खत्म हो गया है। ठीक है, पापा की मेडिसिन खत्म होने वाली होती है ना, तो उनका एक पत्ता होता है, तो वो मेरे को रोज नॉकिंग करते हैं, और मेडिसिन खत्म हो गई है, मेडिसिन खत्म हो गई, मेडिसिन खत्म हो गई है। तो दैट इज द बफर स्टॉक, क्योंकि मुझे पता है अगर आज खत्म हो गई और आज वो मेरे को बोलेंगे, तो हो सकता है व्हेन आई एम बिजी इन माय वर्क, तो शायद घर पे जाके नहीं लेके आ पाऊँ, और अगले दिन उनको बिना मेडिसिन के क्या करना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। सो ये जो मिनिमम स्टॉक जब मेंटेन किया जाता है ना, किसके लिए किया जाता है, ताकि आपके पास इनपुट की सप्लाई क्या हो सके, अनइंटरप्टेड हो सके, और आप फिनिश गुड्स बना सको, राइट। और फिनिश गुड्स का इन्वेंटरी क्यों मेंटेन करना है, फॉर मीटिंग द स्पर्ट इन डिमांड। एकदम से डिमांड आ गई तो आपके पास फिनिश गुड्स का इन्वेंटरी क्या होना चाहिए, बेसिकली अवेलेबल होना चाहिए। इसलिए हर प्रोड्यूसर उस फिनिश गुड्स का इतना इन्वेंटरी मेंटेन करके रखता है। आइए बात नेक्स्ट डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग। देखो फिक्स एसेट्स जो होते हैं प्रोड्यूसर के ना, दे आर सब्जेक्ट टू गेट व्हाट, डेप्रिशिएटेड। ये क्या होते हैं बेटा, डेप्रिशिएट होते हैं, है ना, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इनको रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है, इनको रिपेयर्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। हैंस फिक्स इन्वेस्टमेंट कितना टाइप का होता है बेटा, दो टाइप का। कौन कौन सा फिक्स इन्वेस्टमेंट है, एक तो होगा बेटा अपना ग्रॉस फिक्स इन्वेस्टमेंट, है ना, एक तो होगा ग्रॉस फिक्स इन्वेस्टमेंट, और एक होगा बेटा नेट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। क्या होगा, ग्रॉस फिक्स इन्वेस्टमेंट एंड नेट फिक्स इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस फिक्स इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, ग्रॉस फिक्स इन्वेस्टमेंट में इट इंक्लूड्स द डेप्रिसिएशन। ग्रॉस फिक्स इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है, और नेट फिक्स इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, डेप्रिसिएशन एक्सक्लूड होता है, एक्सक्लूड्स डेप्रिसिएशन। क्या होगा, एक्सक्लूड्स द डेप्रिसिएशन, और इसमें क्या होता है, इंक्लूड्स द डेप्रिसिएशन। ठीक है, यानी यहां से एक फॉर्मूला बन गया आप लोगों का, क्या फॉर्मूला बन गया, सुनना ध्यान से। ठीक है, यहां से फॉर्मूला बन गया आप लोगों का नेट इन्वेस्टमेंट, है ना, या नेट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रीसिएशन। क्या फॉर्मूला बन गया, ग्रॉस फिक्स इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रीसिएशन। यानी एक बात बताओ, नेट फिक्स इन्वेस्टमेंट और ग्रॉस फिक्स इन्वेस्टमेंट में से बड़ा कौन होता है, नेट बड़ा होता है या ग्रॉस बड़ा होता है, ज्यादा वैल्यू किसकी होगी सर, ये तो सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करेगा, ये तो सिचुएशन टू सिचुएशन क्या करेगा, डिपेंड करेगा। अभी कंसिडर करवा दूंगा, बता दूंगा तुमको, बस मोटे मोटे तौर के ऊपर जब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है तो वो इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन होता है, उसमें से डेप्रिसिएशन अपन हटाते नहीं है, लेकिन ग्रॉस से जब नेट पे शिफ्ट होते हैं सो वी रिमूव्स द डेप्रिसिएशन, हम क्या कर लेते हैं, डेप्रिसिएशन माइनस कर लेते हैं। क्लियर है क्या, और ग्रॉस और नेट का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा क्या होता है, डेप्रिसिएशन। पूरे नेशनल इनकम में अगर कोई भी दो एलिमेंट दे रखे हैं, एक दे रखा है ग्रॉस और दूसरा दे रखा है नेट, पीछे के सारे एलिमेंट सेम है, तो उन दोनों का डिफरेंस हमेशा क्या होगा, डेप्रिसिएशन होगा, और उन दोनों का वजह जो है वो क्या है, फिक्स इन्वेस्टमेंट है। उन दोनों के पीछे जो वजह है वो क्या है, फिक्स इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, जैसे मान लो ले दिया ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, डेप्रिसिएशन। क्या है, डेप्रिसिएशन। क्या ये बात समझ में आ गई, ठीक है, यानी यहां से एक फॉर्मूला और बन जाता है, क्या फॉर्मूला बन जाएगा बेटा, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ग्रॉस फिक्स इन्वेस्टमेंट माइनस नेट फिक्स इन्वेस्टमेंट। बोलो क्लियर है क्या, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू व्हाट, ग्रॉस फिक्स इन्वेस्टमेंट माइनस नेट फिक्स इन्वेस्टमेंट। क्लियर है क्या ये बात, ठीक है, लिख लो फटाफट से इसको। ठीक है ना, चलें आगे, चलें आगे, आइए। ठीक है, अभी कुछ बातें हैं, एक बार फटाफट से रीडिंग लगाओ इसकी, क्या लिखा है इधर, है ना, कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, देखो एक बार फटाफट से। ठीक है ना, यू विल गेट टू नो क्या लिखा है, आराम से देखो एक बार फटाफट से। ठीक है ना, ऑल द कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर
डू नॉट कंस्टिट्यूट एन एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देखना, ठीक है। ये जो नोट्स बने हुए हैं जितने भी, ये मेरी एक्चुअली 4 सालों की मेहनत है, 2020 से लेकर 2030 तक व्हेन आई वाज वर्किंग विद द एडटेक प्लेटफॉर्म, ये तब की बेसिकली मेहनत है, ठीक है ना। तो जो तुम्हारे अभी बेसिकली काम आ रही है, ठीक है। बहुत कन्फाइंड नोट्स है, अगर तुम इतना भी पढ़ के जाते हो तो एग्जाम में इतना करके आ जाओगे कि तुम्हें कहीं कोई परेशानी नहीं आनी पड़ेगी, मतलब तुमको पूरे बुक्स को गो थ्रू करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है ना, वैसा, ठीक है। ध्यान से देखो, ध्यान से पढ़ो इसको, क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, ठीक है। ऑल द कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर, है ना, डू नॉट कंस्टिट्यूट एन addition to the capital stock already existing। मान लो इस साल इस नेशन के अंदर 100 जेसीबीज बनी। जेसीबीज हम तो खरीदेंगे नहीं, हम खरीदेंगे क्या? एक हाउस होल्ड खरीदेगा क्या? नहीं ना। जेसीबी को सिर्फ और सिर्फ कौन खरीदने वाला है? प्रोड्यूसर खरीदने वाला है। मतलब जो भी जेसीबी को खरीदेगा वो कौन होगा? प्रोड्यूसर होगा। कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी हो सकती है, कोई लोडिंग अनलोडिंग वाली कंपनी हो सकती है ना, ऐसी कंपनीज हो सकती है, कोई भी मूवर्स एंड पैकर्स हो सकते हैं कोई, वो बेसिकली जेसीबीज को क्या करेंगे? खरीदेंगे। क्रेन्स को बेसिकली मान लो खरीदेंगे। अब 100 क्रेन्स बनी नेशन के अंदर, तो ये 100 के 100 क्रेन्स ग्रॉस फिक्स इन्वेस्टमेंट कहलाए ये जरूरी नहीं। समझना एक चीज को, ठीक है। 100 के 100 क्रेन्स ग्रॉस फिक्स इन्वेस्टमेंट कहलाए ये जरूरी नहीं है ना। मेरी बात को कन्विंस कैसे करना है समझना आपके पास, ठीक है। मान लो मैं एक बेसिकली पैकर्स एंड मूवर्स कंपनी चलाता हूं, या फिर मेरी एक ऐसी कंपनी है जिसमें मैं क्रेन्स को क्या करता हूं? सबलेट करता हूं, रेंट पे देता हूं। मैंने आज की डेट में 10 क्रेन्स खरीदी। क्या खरीदी? 10 क्रेन्स परचेस करी, और 10 क्रेन्स की वैल्यू कितनी है? 10-10 1-1 करोड़ रुपए। कितनी है? 1-1 करोड़ रुपए, ठीक है ना। मान लेना मेरे पास 10 क्रेन्स है ना, और इन 10 क्रेन्स की वैल्यू कितनी है? इस 10 क्रेन्स की वैल्यू है 1 करोड़ पर क्रेन। आज मैंने खरीदा इसको। कब खरीदा मैंने? आज खरीदा। लेट्स से आज डेट है 1 अप्रैल 2026। इजी, ठीक है। यानी मैंने जब नई क्रेन्स खरीदी एज अ प्रोड्यूसर, इसे तुम क्या बोलोगे? मेरा ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। क्या बोलोगे इसको? मेरा ग्रॉस फिक्स इन्वेस्टमेंट। तो मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया उसकी वैल्यू कितनी हो गई बेटा? 10 करोड़। क्या हो गया? 10 करोड़। अब ड्यूरिंग द ईयर क्या होगा? ड्यूरिंग द ईयर ये जो 10 करोड़ की मशीन है ये क्या होगी? डेप्रीशिएट होगी ना, डेप्रीशिएट होगी। मान लो डेप्रीसिएशन हो रहा है 10% पर एनम। कितना हो रहा है बेटा डेप्रीसिएशन? 10% पर एनम, ठीक है। यानी 1 अप्रैल 2026 को इन 10 करोड़ की मशीन की वैल्यू कितनी रह गई? 9 करोड़। 10 करोड़ की मशीन की वैल्यू कितनी रह गई? 9 करोड़। इजी है। 10 करोड़ की मशीन मैंने कब खरीदी थी? 1 अप्रैल 2027। बोलो तो सही रहे। 1 साल हो गया ना, 1 साल हो गया। 1 साल में वैल्यू क्या हो गई? रिड्यूस हो गई। अब ये जो हर मशीन की वैल्यू 10-10% डाउन हुई है, हर मशीन की वैल्यू 10-10% डाउन हुई है, मतलब मैं दो बातें कह सकता हूं। मेरे पास 10 मशीन्स 90% एफिशिएंसी वाली है, या 9 मशीन्स 100% एफिशिएंसी वाली है। समझ रहे हो? समझना इस चीज को। अभी भी मेरे पास मशीन कितनी है? 10-10, लेकिन सारी मशीन्स की वैल्यू 10-10% क्या हो गई? कम हो गई। तो सबकी एफिशिएंसी कितनी बची? 90% बची ना। यानी 90% वाली 10 मशीन को मिला लूं तो टेक्निकली इट इज इक्विवेलेंट टू 9 मशीन्स, है ना भाई। मेरा 10 करोड़ का कैपिटल स्टॉक था, और मेरा जो अब कैपिटल स्टॉक है नेक्स्ट ईयर वो कितना रह गया? 9 करोड़ का। मशीनें आज भी 10 है, लेकिन अपन नेशनल इनकम में क्वांटिटी मेजर करते हैं या फिर वॉल्यूम में क्या वैल्यू मेजर करते हैं? नेशनल इनकम में हर चीज को मॉनेटरी एक्सप्रेशन में लेके आते हैं ना। तो अभी मेरे पास मशीन तो कितनी है? 10 है, लेकिन उन मशीन की वैल्यू 10% क्या हो गई? कम हो गई।
अब समझना इसको, अगर मैं इस साल एक मशीन नहीं खरीदूं तो क्या इससे मेरी कंपनी की एफिशिएंसी बढ़ेगी? बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? एक मशीन खरीदूं तो सर एक मशीन के बराबर वैल्यू तो आपने डिप्रिशिएट कर दी, और एक ही वैल्यू के मारी एक ही वैल्यू एक ही मशीन बेसिकली आपने क्या करी, ऐड करी। 1 करोड़ से आपका कैपिटल स्टॉक क्या हो गया, कम हो गया, और 1 करोड़ से आपने अपना कैपिटल स्टॉक क्या कर दिया, बढ़ा दिया। 10 करोड़ की मशीन मेरी कितने की होगी, 9 करोड़ की, और अब मैंने 1 करोड़ की एक और मशीन क्या कर ली, खरीद ली। आज भी मेरा कैपिटल स्टॉक कितना है, 10 करोड़ ही तो है, या बढ़ गया, 10 करोड़ ही है ना। तो अगर ये जो मेरी एक मशीनरी है, इसको तुम क्या कहोगे, मेरा नए साल का ग्रॉस फिक्स इन्वेस्टमेंट, क्या कहोगे, नए साल का ग्रॉस फिक्स इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। मान लो 1 अप्रैल 2027 को, क्या बेटा, 1 अप्रैल 2027 को मेरा ओपनिंग स्टॉक है मशीनरी का कितना, 9 करोड़ रुपीस। कितना है मेरा ओपनिंग स्टॉक, ये है मेरा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिक्स कैपिटल। अब मैंने इसके अंदर क्या कर दिया, मैंने इसके अंदर प्लस कर दिया 1 करोड़, है ना। एक न्यू मशीन खरीदी, एक क्या खरीदी, नई मशीन खरीदी। ये कब बनी होगी, 2027 में बनी होगी। कब बनी होगी, 2027 में बनी। 2027 में मैंने एक नई मशीन खरीदी, मेरा स्टॉक कितना हो गया, 1 करोड़ का ऐड हो गया, यानी अब मेरे पास टोटल स्टॉक कितना है, 10 करोड़ का। अब बताओ इस मशीन को खरीदने से क्या मेरी एफिशिएंसी बढ़ी, सर एफिशिएंसी मेंटेन हुई है। क्या हुई है एफिशिएंसी, अगर 2 मशीन खरीदता तो एफिशिएंसी बढ़ती, क्या बढ़ती सर, कितने से, एक मशीन से। एक मशीन तो चली जाती है डेप्रिसिएशन को रिप्लेस करने में, और एक मशीन क्या होती, मेरा नया एडिशन होती, समझ रहे हो। तो अगर मैं 2 नई मशीन खरीदता तो मेरा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, 2 करोड़, लेकिन नेट इन्वेस्टमेंट कितना होता, एक मशीन तो जा रही है रिप्लेसमेंट के लिए, तो नेट इन्वेस्टमेंट कितना होता, 1 करोड़। समझ में आ रही है बात। मैंने अगर 2 मशीन खरीदी, कितनी मशीन खरीदी, 2 मशीन खरीदी, ठीक है। तो 2 मशीन खरीदी है अगर मैंने, तो दैट इज कॉल्ड एज माय ग्रॉस फिक्स इन्वेस्टमेंट। लेकिन इसमें से जो एग्जिस्टिंग मशीनरी का सेटअप था वो 10% कम हो गया ना, तो 1 करोड़ की वैल्यू तो क्या हो गई, कम हो गई, और 2 करोड़ मैंने क्या कर ली, नई मशीन खरीद ली। तो जो 1 करोड़ कम हुआ उससे मेरी एफिशिएंसी हुई डाउन, और 2 करोड़ की नई मशीनरी से मेरी एफिशिएंसी हुई अप। तो जो नेट इंक्रीज हुआ वो कितना हुआ, 1 करोड़ हुआ ना, है ना। तो आप प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए जिस इंडिकेटर का यूज करोगे वो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है या नेट इन्वेस्टमेंट है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है या नेट इन्वेस्टमेंट है, दैट इज द नेट इन्वेस्टमेंट। भाई 2 करोड़ से मशीनरी, मैंने 2 मशीनरी नहीं खरीदी, लेकिन सारी मशीनरी की एफिशिएंसीज क्या हो गई, कम हो गई ना। आप आईफोन चलाते हो, साल भर किसी आईफोन को यूज कर लिया, क्या उसकी बैटरी कैपेसिटी 100% रहती है क्या, नहीं रहती ना, ठीक है। तो बैटरी कैपेसिटी क्या हुई, कम हुई, तो क्या वो आईफोन उतने में बिकेगा, क्या नहीं बिकेगा ना। तो मान लो उसकी वैल्यू 10% डेप्रिशिएट हो गई, क्या हो गई, 10% डेप्रिशिएट हो गई। आपने एक और नया आईफोन खरीदा, तब वो एक आईफोन है, एक आईफोन का 90% है, एक आईफोन का 90% है, क्योंकि 10% एफिशिएंसी तो आपकी क्या हो गई है, कम हो गई है। आपने जब आईफोन खरीदा था 100% बैटरी कैपेसिटी वाला, क्या वो साल के एंड में 100% बैटरी कैपेसिटी वाला है क्या, द आंसर इज एब्सोल्युटली नो। तो नए साल में एक नया आईफोन रिप्लेस कर रहे हो, तो पुराने की कैपेसिटी होगी 90% और नया वाला है क्या 100%। तो नेट एडिशन कितना किया आपने, 90% किया या 100% किया, 100% नहीं किया, कितना किया 90%। तो जो नया इन्वेस्टमेंट कर रहे हो माइनस जो एग्जिस्टिंग मशीनरी में से डेप्रिसिएशन जा रहा है, दैट इज कॉल्ड ए नेट इन्वेस्टमेंट। अब इसको पढ़ना ध्यान से, ठीक है ना। इफ ऑल द कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर डू नॉट कंस्टिट्यूट एन एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। हमारे नेशन में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज बनती है ना, जिसको हम लोग कैपिटल स्टॉक मान लेते हैं, वो कैपिटल स्टॉक की तरह प्रोड्यूस भले ही हुआ, लेकिन उन सबसे हमारे नेशन की कैपेसिटी इंक्रीज नहीं होगी। अभी ईरान में और यूएसए में और इजराइल में जो चीजें चल रही है, ठीक है, मान लो ईरान ने एक नई बिल्डिंग बनाई, तो क्या बोला, अरे यार हमने ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन कर लिया। अमेरिका आया, पीछे से 2 मिसाइल गिराई, बूम बूम, और 2 बिल्डिंग उड़ा दी। अब बताओ ग्रॉस फिक्स इन्वेस्टमेंट कितना है, ये तो 1 है, लेकिन नेट फिक्स इन्वेस्टमेंट कितना है, -1। कितना है, 1 से कैपेसिटी बढ़ी और यहां 2 क्या हो गई, उड़ा दी। समझ गए, समझे मेरी बात को। ईरान ने कहा साहब मैंने 50 मिसाइल नहीं बनाई, तो मेरे आर्म्स एंड एम्यूनेशंस की पावर जो है वो 50% क्या हो गई,
मान लो 50 से इंक्रीज हो गई, आई बात समझ में, और जो एग्जिस्टिंग सेटअप था अपन क्या बोलते हैं 50, उसमें क्या होगा ऐड होगा, एग्जिस्टिंग में से 100 मिसाइलें अपन ने क्या कर दी अमेरिका के ऊपर दाग दी, तो नेट एडिशन कितना हुआ -100 प्लस का 50, नेट एडिशन कितना हुआ -50। समझ में आ रही है बात मेरी, समझ में आ रही है। तो अगर मैं हर साल 50 नई मिसाइलें बनाऊं और ऐसे यूएसए पे 100 मिसाइलें दागता रहूं, तो मैं प्रोग्रेस करूंगा या रिग्रेशन सिचुएशन में आऊंगा। जो मेरा डिप्लेशन है, क्या है मेरा डिप्लेशन है, उससे ज्यादा मेरा क्या होना चाहिए इंक्रीमेंट होना चाहिए ना, तो मैं प्रोग्रेस करूंगा। लेकिन डिप्लेशन से कम मेरा इंक्रीमेंट है, तो क्या मैं प्रोग्रेस कर पाऊंगा? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो। क्या ये बात समझ में आ रही है? चलिए, अ सिग्निफिकेंट पार्ट of the current output of capital goods goes on maintaining or replacing part of existing stock of capital stocks which are getting depreciated। ठीक है, this is because already existing capital stock जो producers के पास है that suffers the wear and tear and need maintenance and replacement। A part of capital goods produced this year goes for the replacement of existing capital stock and is not an addition to the stock of capital goods already existing, and its value needs to be subtracted from the gross investment for arriving at the measure for net investment। यानी हमने जो इस साल चीज बनाई उसमें से जो फिक्स एसेट रिप्लेसमेंट के लिए यूज कर लिया उसको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से क्या करना है माइनस करना है, अगर हमें ये पता करना है कि नेशन में नेट इंक्रीज इन एफिशिएंसी कितना हुआ। क्लियर है क्या? दिस डिलीशन which is made from the value of gross investment in order to accommodate the regular wear and tear of capital is called as depreciation। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? depreciation बोलते हैं। Thus, new addition to the capital stock in an economy is measured by net investment or new capital formation which is expressed as net investment equal to gross investment minus depreciation। ठीक है, तो अगर आपको नया कैपिटल फॉर्मेशन चेक करना है, नेट कैपिटल फॉर्मेशन चेक करना है, तो आप क्या करोगे? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन को हटाओगे। क्या करोगे? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन को हटाओगे। क्या ये बात क्लियर है क्या सब लोगों को? फटाफट से बता दो, इज इट क्लियर? क्या होपफुली चीजें क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो अपने को आज से याद क्या करना है? सर, नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन, एंड ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? डेप्रिसिएशन। बराबर क्या? ठीक है, आगे की कहानी डेप्रिसिएशन के ऊपर अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से। ठीक है, चलिए।